सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा बाप मेरी माँ को रोज मारता और कहता कि जाओ अपनी माँ के पास से पैसे लेकर आओ। मम्मी नानी से पैसे लेकर आती और पापा बैठकर ताश खेलते, दारू पीते, सारे पैसे खत्म कर देते और कभी काम पर जाते और कभी बैठकर माँ से झगड़ा करता और मार कुटाई भी करता। मैं अपनी माँ को बचाने जाती तो मुझे भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता। नानी मेरी माँ कर्जा उठा उठा कर बेटी को पैसे देती। अब वह लोगों से कर्जा लेकर थक चुकी थी। वे बहुत गरीब थी। इस बार मम्मी पैसे लेने गई तो नानी 3 दिन से भूखी थी और मरने वाली थी। मम्मी खाली हाथ घर आ गई तो पापा ने मम्मी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मेरी माँ को घर से निकाल दिया और मैं जब भी 2 दिन के बाद नानी के घर पहुंची तो मुझे घर के अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया, क्योंकि मेरी माँ और नानी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी माँ दुल्हन बनी मेरी दादी के पास खड़ी एक एक चीज को संदूक से निकालकर दादी को दिखा रही थी। बारिश बहुत तेज होने वाली थी। बारिश का तेज होना था कि लाइट भी चली गई। चारों तमाम अंधेरा छा चुका था। न जाने मेरी दादी ऐसा क्यों कर रही थी। बेचारी मम्मी तो पहले ही डरी सहमी थी। अब दादी का ऐसा व्यवहार देखकर तो माँ और ज़्यादा घबरा गई। वह अपने हाथ में चीज़ों की लिस्ट पकड़े खड़ी थी और एक एक चीज़ का नाम लेकर दादी मम्मी से पूछ रही थी कि फला चीज़ किधर है और क्या क्या सामान लाई हो। उस टाइम जब दुल्हन को अपने कमरे में बैठकर दूल्हे का इंतज़ार करना चाहिए था, मेरी मम्मी स्टोर रूम में खड़ी डिब्बे और कार्टूनों को खोल खोल कर मेरी दादी को दहेज का सामान दिखा रही थी। लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया था। मेरी दादी जल्दी से बोली, बहू इमरजेंसी लाइट कहाँ है, जरा ऑन तो करो, कैसा डरावना अंधेरा फैला हुआ है। मेरी दादी कहने लगी, कितना घनघोर अंधेरा है, मुझे अंधेरे से घबराहट हो रही है। तुम्हारी माँ ने टॉर्च तो दी होगी ना। दादी के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी माँ को चुप्पी लग चुकी थी। उस चुप्पी को देखकर दादी ने जल्दी से अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन की और एक बार मेरी मम्मी को बड़े गुस्से में बोली, क्यों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक टॉर्च तक नहीं दिया। वैसे लाइट फिर से वापस आ चुकी थी क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था और बारिश रुक चुकी थी, मगर मम्मी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उनके चेहरे पर पसीने की बूंद चमक रही थी, आंखों में आंसू भरे थे। फौरन हड़बड़ाकर बोली, मम्मी जी, उन्होंने मुझे वह चीज़ नहीं दी जो वह नहीं दे सकते थे, और जो लिस्ट में लिखा था बस एक लाइट ही तो नहीं दी है, वह भी अपनी माँ से कहकर मंगा लूँगी। मम्मी का चेहरा यूं सुर्ख था जैसे वह अभी दहाड़े मार मार कर रोने लग जाएंगी। मेरी दादी ने बगैर लिहाज किए खड़े खड़े मेरी माँ को बातें सुना दी और बोली कि आज ही अपनी माँ को कहकर टॉर्च मंगवा ले, और वह एक टॉर्च तो दे नहीं सकते, बात करते हैं। दादी के शब्द मम्मी को बुरे लग रहे थे। मैं जानती थी वह कमरे से बाहर आ गई, पर माँ को हिचकियाँ बन चुकी थी। वह रोते हुए बोली कि ज्योति, तुम नहीं जानती मेरे बाप बाप ने कितनी मुश्किल से ये दहेज इकट्ठा किया था। उन्होंने वह सारी चीज़ दी है जो तुम्हारी दादी ने कही थी। यकीन मानो, मेरी माँ ने अपनी माँ की निशानी यानी मेरी नानी का सारा जेवर बेच डाला है, सिर्फ मेरे दहेज के लिए। मेरे पापा ने अपनी ज़मीन जिस पर हम अनाज उगाते थे वह भी गिरवी रख दी है। पैसे इकट्ठे किए ताकि मेरी अच्छे घर में शादी हो सके और मैं खुश रह सकूं। मैंने बड़ी मुश्किल से ये शादी की है, वरना मैं देख सकती थी मेरे माँ बाप की मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ वह दर्द मैंने देखा था, और मैं तो विदा होकर यहाँ आ गई हूँ। मगर अब 2-3 दिन के बाद कर्जा उधार वाले भी घर आना शुरू हो जाएंगे। आखिरकार लाखों रुपए का कर्ज है, कैसे चुका सकेंगे। माँ हिचकियाँ बांधे रो रही थी। उन्हें रोता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं भी माँ के साथ चुपके चुपके रोने लगी थी और उनको तसल्ली देते हुए बोली कि भगवान सब ठीक करेगा। दरअसल मेरे पापा ने आज दूसरी शादी की थी, क्योंकि मेरी पहली माँ को भी इन लोगों ने ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मार डाला था, क्योंकि मेरी दादी को बेटा चाहिए था और मेरे पापा भी कुछ कमाते धमाते नहीं थे। पूरा दिन जुआ खेलते, शराब पीते। मेरी दादी का घर थोड़ा सा बड़ा था, बस इसी से लोग भूल जाते थे और अपनी लड़कियों को ब्याह देते थे। मेरे पापा एक नंबर के निकम्मे थे। मेरी माँ को भी उन्होंने मार डाला था। वह इस दुनिया में नहीं थी, पर मैं अपनी माँ को बहुत मिस किया करती थी, और मेरी दादी खास मुझे भी कोई प्यार नहीं देती थी। और आज मेरी दूसरी माँ भी इस घर में आ चुकी थी। मैं 13 साल की हो चुकी थी। मुझे सबकी समझ थी। मैं दादी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर मैं मम्मी को बहलाते हुए कमरे में ले आई ताकि उनका मेकअप ख़राब ना हो, थोड़ा ठीक करके उन्हें उनके बेड पर बैठा सकूं। मगर उससे पहले कि पापा कमरे में आ चुके थे, वही हुआ जिसका डर था। जब पापा ने अपनी बीवी को यूं बिखरी हालत में देखा तो ज़्यादा आग बबूला हो गए। वह शिकायत करते हुए कहने लगे,
तुम पहली दुल्हन हो जो सुहाग रात को पति का इंतजार करने के बजाय अपनी सौतेली बेटी के साथ घूम रही हो। ये हुलिया बना रखा है और रो किस लिए रही हो? पहले दादी, अब पापा का बरसना देखकर मम्मी खुद पर कंट्रोल ना रख सकी और डर के मारे रोने लगी। और आज पापा से पहली बार मिल रही थी। पहली मुलाकात पर पापा उन पर बरस पड़े थे। मैंने पापा को घूर कर देखा और बोली, पापा कुछ तो ख्याल करो, ये आपकी पत्नी है। और उन्हें दादी ने बुला लिया था, मगर पापा ने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया और मुझे कमरे से जाने को कह दिया। मैं जाती भी कैसे? मम्मी ने मुझे मेरे दुपट्टे से पकड़ रखा था, मगर खैर मैंने उन्हें समझाया और पापा को भी इशारों से नरमी से बात करने को कहकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे ये बात याद आई जब हम अपनी माँ के यहाँ उन्हें देखने गए थे। उससे पहले कई जगह मेरी दादी की बहन और दादी दोनों लोग रिश्ता देखने गई थीं, मगर मेरी दादी की झगड़ालू होने की वजह से ही और मेरे पापा के दारू सिगरेट बीड़ी पीने को देखकर सबने ही रिश्ता देने से मना कर दिया था। मैंने तो सबसे बड़ी गलती यहाँ आकर कर दी थी। दादी और दादी की बहन की बातें सुनकर तो मेरा सर शर्म से झुकता चला जा रहा था। मैंने एक नज़र उस घर पर डाली थी, मामूली सा 2 कमरों का मकान और थोड़े ज़रूरत के सामान, उससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं था। मुझे तो उस घर को देखकर ही अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी मम्मी के मायके वाले हमसे भी गए गुजरे हैं। मगर हैरत तो मुझे अपनी दादी पर हुई थी। उन्होंने तो पूरे गांव में ऐलान कर दिया था कि बहू लाऊंगी तो ऐसे घर से लाऊंगी जो ट्रक भर के दहेज देंगे। गांव की औरतें तो जल भुन जाएगी जब मेरी बहू का दहेज देखेंगी। जिस दिन हम उन्हें देखने गए थे तब मेरी सौतेली माँ शकुंतला हमारे लिए चाय बनाकर लाई थी। मैंने मुस्कुराकर उसके हाथ से चाय का कप लिया। वह उम्र में बस मुझसे 10-12 साल ही बड़ी थी। 12वीं पास कर रखा था और वह अपनी माँ बाप की पहली औलाद थी। उसके बाद भी उनकी कई बहनें थीं। खैर मुझे तो मेरी माँ बहुत पसंद आई थी। वह बहुत खूबसूरत और नरम मिठास प्यारे शब्द बोलने वाली थी। चाय देकर जो ही वो मेरे पास बैठने लगी तो मेरी दादी बोली, अरे बेटा बैठ कहाँ रही हो, जरा सामने खड़ी हो जाओ, हमें देख तो लेने दो, आखिर हमारे घर की बनने वाली बहू कैसी है। शकुंतला शर्मा कर मुस्कुराकर सामने खड़ी हो गई। दादी और दादी की बहन से बातें करते हुए बोली, देख लो जरा ध्यान से, लड़की में कोई नुक्स वगैरह तो नहीं है, शक्ल सूरत तो ठीक है। दादी की बहन ने जो कहा था उस बात को मेरे साथ साथ शकुंतला की माँ को भी सुनाई दे चुकी थी, मगर क्या करती, आखिर बेटी वाली थी। दादी की बहन बार बार शकुंतला को घुमा घुमा कर और कभी चला कर देख रही थी, जैसे कोई घर का बर्तन इस्तेमाल करने के लिए खरीदी जा रही हो। मुझे तो अपनी दादी की बहन और दादी से बहुत चिढ़ महसूस हुई थी। उनके उस व्यवहार से उन लोगों का चेहरा दुखी होता हुआ दिखाई दिया था। उस लड़की को अच्छा खासा देखने के बाद मेरी दादी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और फिर थोड़े ही दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मगर हैरत तो मुझे दादी की बहन और दादी पर हुई थी, जिन्होंने मिलकर दहेज की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी, जिसे देखकर मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। हर उस चीज़ का मांग कर दिया था जो आज तक हमने अपने घर में भी नहीं देखा था। मुझे तो मम्मी के घर वालों की फिक्र सताने लगी थी। दादी को समझाने की भी बहुत कोशिश की, मगर वह तो मुझे ही डांट कर चुप करवा दिया। कहा कि मनहूस कहीं की, तुझे कम ही मुंह खोलने के लिए कहा जाता है और इन सब मामले में तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना कहा जाए उतना ही किया करो। तेरी वजह से मेरे बेटे की हर जगह से रिश्ते के लिए मना होता आया है, क्योंकि मेरे बेटे के पास एक 13 साल की बेटी है, जिसकी वजह से लोग अपने लड़कियां देने से भी मना कर रहे हैं। और दहेज की बात तो छोड़ ही दो। और अब जहाँ तय हुआ है वहाँ अपना टांग मत अड़ाना, नहीं तो तेरी माँ की तरह तुझे भी वहाँ भेज दूंगी जहाँ से तू कभी लौट कर नहीं आएगी। मैं दादी की बात सुनकर डर गई और सहम गई। आखिर करती भी तो क्या करती। उनका कहना था कि ऐसा करने से लड़की वाले सारी उम्र नीचे दबकर रहेंगे। मैंने अपने सौतेली माँ की शादी खूब इंजॉय की थी, मगर शादी के रात ही बेचारी माँ को दादी ने और पापा ने आड़े हाथ ले लिया था। 2 दिन के बाद से ही दादी ने मेरे सौतेली माँ पर पूरे घर की जिम्मेदारियां डाल दी थी और वह एक अच्छी बहू की तरह पूरे घर के काम करती रही। पापा के बोलने का अंदाज बेहद बुरा था। वह इस अजीब तरह जाहिलों के अंदाज में बोलते थे, मुझे खुद बुरा लगता था। मेरी सौतेली माँ ने धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। रिसेप्शन के 1 हफ्ते के बाद मम्मी की माँ और उनकी बहनें मिलने के लिए हमारे घर आईं तो दादी का चेहरा उतर गया। माँ को और उनकी 3-4 बहनें जब एक लाइन से घर में दाखिल हुई, दादी का दिमाग खराब हो गया। वह फौरन तेज आवाज़ में बोली, क्या ये सारा का सारा भीड़ यहाँ घुसा चला रहा है? बेटी का ससुराल है, कोई पिकनिक नहीं या कोई गरीबों का ढाबा नहीं
जो सब के सब मुंह उठाकर चले आ रहे हो। मैं तो शर्म से ज़मीन में धंसने लगी थी। बस कोई जगह ना मिला जहां अपना मुंह छुपा सकूं। मम्मी ने खुशी से अपनी माँ बहनों से मिलने जा रही थी, एकदम ठिठक कर रह गई थी। चेहरा तो मानो सफ़ेद पड़ चुका था। वहीं मम्मी की माँ के चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी थी। वो हड़बड़ाकर कहने लगी, बहन जी, बस बच्चियाँ अपनी बहन को याद कर रही थी, इसलिए सब मिलने चले आए। इतना ही बोल पाई थी कि उनके चेहरे पर मौजूद खुशियाँ तो जैसे फीकी पड़ गई थी। बेचारी मुजरिमों की तरह मेरी दादी के सामने खड़ी थी। दादी ने पानी को मुंह में लेकर कुल्ली की और फिर बोली, बेटी को ब्याहे अभी हफ्ता भर नहीं हुआ और याद सताने लगी। वहीं भिजवा दूँ, रख लेना, अपनी बच्ची को अपने पल्लू में बांध लेना। इतना कहकर गुस्सा करते हुए कमरे में चली गई थी, मगर जाने से पहले मुझे कहने लगी, चीनी और दूध फालतू नहीं आया, खबरदार जो चाय पानी दिया उन्हें तो सादे पानी पर ही टरका दो और चलता करो। मेरी दादी ने जो कहा था ये शब्द वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सुने थे। दादी ने झोलियाँ भर भर कर बेइज्जती की थी और वे लोग मुश्किल से 10 मिनट ही रुक पाए थे। अपनी बेटी से मिले, हालचाल लिया और वे अपनी बेटी का दुख देख ही चुके थे और फिर वापस बगैर कुछ खाए पिए चले गए थे। मेरे पापा भी दूसरे कमरे में मौजूद थे, मगर बाहर आकर उनसे मिलने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें घर से जाता देखकर माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। वह दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी और चुप से घर के कामों में लग गई। मेरे पापा कोई नौकरी नहीं करते थे। सुबह सवेरे यूं ही घर से निकल जाते थे और नुक्कड़ पर बैठकर ताश खेला करते थे, दारू पीते। सारा दिन बीत जाने के बाद घर वापस आया करते थे। मेरी सौतेली माँ एक दिन पापा को कहने लगी, आप कोई काम क्यों नहीं करते? अब तो मेरी जिम्मेदारी भी आप पर आ चुकी है। आपकी 13 साल की एक बेटी भी है। आपको अब हमारे बारे में सोचना चाहिए। मुझे भी पैसों की ज़रूरत होती है। मगर पापा ने मम्मी की कही हुई हर बात जाकर अपनी माँ को बताई। दादी तो जैसे इस मौके का इंतजार में थी। फौरन मम्मी को अपने पास बुलाया और उसे डांटते हुए झड़क कर कहने लगी, ये मेरा बेटा है, कमाए या ना कमाए तुम्हें क्या समस्या है? तुम कौन सा भूखी रहती हो? तीनों टाइम खाना ठूस कर सोती रहती हो। माँ ने तो ये एक राजदाराना बात अपने पति से कही थी, मगर मेरा बाप तो हर बात ही अपनी माँ को बताया करता था। आखिरकार पापा ने कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उस कारोबार को शुरू करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। उन्होंने दादी के सामने फरमाइश रख दी। दादी ने तो फौरन हाथ खड़े कर दिए और बोली कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। जो भी पैसे थे वे तेरे रिसेप्शन पार्टी में खर्च कर दिए थे। अब तेरी ज़रूरत है, जाकर अपनी पत्नी से बोल, ससुराल वालों से बोल, मुझे बिजनेस करना है। क्या वे तेरी मदद नहीं कर सकते? आखिर तू उस घर का सबसे बड़ा दामाद है। आखिर उनकी बेटी भी तो फरमाइशें कर रही है कि उसका पति कोई काम करे। इतना सुनना था कि पापा माँ के पास जाकर कहने लगे, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तुम जाकर अपने माँ से कहो कि मुझे पैसे दे दे। माँ तो परेशान हो चुकी थी। आखिरकार उनके माँ बाप इतने पैसे कहाँ से देते? पहले ही उन पर शादी का इतना कर्जा चढ़ा हुआ था। मगर पापा ने उन्हें बहुत गुस्से से बोला और बहुत परेशान किया, मुझे पैसे लाकर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मजबूर किया। मम्मी को अपने मायके जाना पड़ा और उन्हें वह सब बताया जो मेरा बाप कह रहा था। वह भी मजबूर थे, अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे। इसलिए मम्मी के बाप ने कहीं से मांग टांग कर 20,000 रुपये माँ के हवाले कर दिया। जब माँ वापस आई, आकर पैसे पापा को दिए, वो बड़े गुस्से में मम्मी को देखने लगे क्योंकि पैसे पूरे नहीं थे। उन्होंने फिर भी माँ को बेहद बातें सुनाई। पैसे लेकर घर से चले गए। कुछ दिन तक पापा घर पर ही नहीं आए। हम सब परेशान होने लगे। आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस था जो अभी तक घर नहीं आ रहे थे? उनसे तो हमारी बातचीत ही बंद हो चुकी थी। मगर फिर 1 हफ्ते बाद पापा घर वापस आए और दादी से कहने लगे कि माँ, वह पैसे तो मेरे यूं ही दोस्तों में खर्च हो गए हैं। मुझ पर तो बिजनेस के नाम पर कर्जा और भी चढ़ चुका है। एक तो पहले ही 20,000 रुपये था। उन पैसों में से मैंने कुछ खाने पीने में उड़ा दिए हैं। एक बार फिर दादी और पापा ने मम्मी को तंग करना शुरू कर दिया। वह जाकर अपने मायके से पैसे लेकर आए। मम्मी थोड़ा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके माँ बाप पहले से ही कर्ज में डूबे हुए थे। वह मेरे पास आई और आकर रोने लगी। कहने लगी, मैं ज़्यादा पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे माँ बाप पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्हें हर जगह से वैसे ही दबाव डाला जा रहा है। मैंने अपनी तरफ से दादी और अपने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। माँ इतने पैसे नहीं ला सकती, उनके माँ बाप पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। मगर पापा ने तो बहुत तेज आवाज़ में मम्मी को बातें सुनाना शुरू कर दी और उन्हें गाली गलौज देने लगे। उस वक्त जब मेरी नज़र दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैं दंग रह गई। मेरे मम्मी के पापा दरवाजे पर ही खड़े थे और सारी बातें सुन चुके थे। अपनी बेटी को यूं जलील होते
और बेइज्जती होते हुए अपने कानों से सुन चुके थे। उनका हाथ अपने सीने पर जा चुका था। उन्होंने तो अपनी बेटी को खुद से बड़े घर में देकर उसकी खुशियाँ चाही थी, इसलिए बहुत सारा कर्जा उठाया था। उनकी बेटी घर में खुश रहे, मगर उसके बावजूद उनकी बेटी की इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं थी। ये देखकर उनको हार्ट अटैक आया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। माँ के जान पर बन आई थी। माँ जल्दी से पापा को बुलाकर अस्पताल ले गई, मगर वह तो मर चुके थे। ये सदमा मम्मी और उनकी माँ और उनके बहनों के लिए बहुत ही बड़ा था। आखिर वह तो उनके घर में एक ही कमाने वाले थे, मगर उसके बावजूद भी उनके मरने के बाद हमारे गांव की रीति रिवाज के मुताबिक खाने पीने का खर्चा और सारे इंतजाम उन्होंने खुद ही किए थे। मेरी दादी और पापा ने तो उनकी जरा भी कोई मदद नहीं की थी, उल्टा बात बात पर नाक मुंह चढ़ाकर परेशान करने लगे थे। मम्मी को अपने मायके में सिर्फ 1 हफ्ता रहने की परमिशन मिली थी। उसके बाद मेरी दादी आ गई और मम्मी को वापस अपने घर ले आई। अब तो मम्मी की जिंदगी और भी दादी ने हराम कर रखा था। वह बात बात पर उन्हें ताने दिया करती थी। पापा का व्यवहार तो पहले ही मम्मी के साथ कुछ खास नहीं था। वह तो अपनी पत्नी को पैरों की जूती समझते थे। कुछ टाइम तो यूं ही बीत गया और एक बार फिर पापा ने बिजनेस के नाम पर कुछ कर्ज उठाया और नुकसान में चले गए। एक बार फिर मम्मी पर दबाव डालने लगे, जाकर अपनी माँ से कहो कि मुझे पैसे दे, मगर मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं। पापा से लड़ाई करते हुए कहने लगी कि मेरे माँ बाप पैसे नहीं देंगे। अब उनके पास सिर्फ उनका घर ही बचा है जिसमें वे रहते हैं। माँ ने रोते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ज़मीन तो कब की बेच दी, क्योंकि वो मेरी शादी का कर्जा नहीं उतार पा रहे थे। उसके बावजूद आप मुझसे और पैसे मांग रहे हैं। मेरे सर पर तो मेरे माँ बाप का साया भी नहीं रहा। अब तो मुझ पर रहम करो। पापा ने जब मम्मी के मुंह से ये सब सुना तो वह गुस्से से मम्मी को देखते हुए उन्हें थप्पड़ मारने लगे और उसके बाद मारते चले गए। मैंने आगे बढ़कर पापा को रोकना चाहा। उन्होंने मुझे भी धक्के देकर एक तरफ गिरा दिया और कहने लगे, ये कैसे बदतमीज़ पत्नी मेरी माँ ने लेकर आई है जो मुझसे जुबान चलाती है। मम्मी ज़मीन पर गिर चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने पापा को उनसे दूर किया और मम्मी को उठाकर कमरे में ले आई। मैं और मम्मी दोनों बैठकर रो रहे थे। आखिरकार उनके साथ बुरा भी तो हुआ था। अब तो पापा का ये व्यवहार रोज का बन चुका था। वे रोजाना माँ को घर से निकाल देते, जाकर अपनी माँ से पैसे मांग कर ले आए। मम्मी रोज जाती और खाली हाथ वापस आती। उन्हें खाली हाथ देखकर पापा एक बार फिर से माँ को बहुत मारना पीटना शुरू कर देते। दादी भी पापा को उस्काने में कोई कसर ना छोड़ती कि उसको मारो, ये बहुत ढीठ औरत है, ये तभी तो पैसे लेकर अपने घर से आएगी। एक दिन तो माँ भी बहुत तेज से गुस्सा हो गई। उनके सब्र का अब बांध टूट चुका था। वे रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ मुझे कैसे पैसे देंगी? उनके घर तो 10 रुपए का नोट भी मौजूद नहीं है। कितने दिनों से उनके यहाँ पर खाना भी नहीं बन रहा। घर में मौजूद थोड़े बहुत आटे से रोटियां बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस हालत में वो मुझे पैसे कैसे दे सकते हैं? भगवान का डर करो, उनकी हालत पर रहम करो और बेवजह मुझे तंग करना छोड़ दो। पापा कहने लगे, अगर तुम लोग अब मुझे पैसे नहीं दे सकते तो फिर तेरा यहाँ क्या काम है? मेरी दादी भी हाँ में हाँ मिलाई और गुस्से में बोली, हाँ, जब तू पैसे नहीं दे सकती तो फिर अब हमारे घर में रहने का भी तेरा कोई हक नहीं है। इतना कहना था कि पापा ने मम्मी को डिवोर्स की धमकी दे दी और उन्हें घसीट कर बाहर निकाल दिया। मम्मी आगे बढ़कर रोते हुए उनके मुंह को नोचने की कोशिश कर रही थी। भगवान, मुझ पर इतना जुल्म मत करो। मगर पापा ने डिवोर्स का फैसला कर ही लिया था। फिर मम्मी को मार मार कर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कितनी देर मम्मी दरवाजे के पास बैठकर रोती चली जा रही थी। मैं वहीं अपनी दादी और पापा को देखकर रोकने लगी और उनसे कहने लगी, मैं भी आप लोगों से नफरत करती हूँ, मुझे भी मार कर निकाल दो। आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम औरत ने जो आपने उनके साथ इतना बड़ा जुर्म किया? मत भूलिए कि ये दुनिया वही है। आज आपने किसी की बेटी के साथ बुरा किया है तो कल मेरे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है जो आप लोग मम्मी के साथ कर रहे हो। मगर आपको क्या? जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत ना कर सका, उसके दिल में अपनी बेटी की क्या इज्जत होगा? अगर मुझसे मोहब्बत होती तो शायद आप अपनी पत्नी की भी इज्जत कर लेते। मम्मी रोते हुए वहाँ से जा चुकी थी। कुछ दिन यूं ही बीत गया। माँ चुप करके अपने घर में बैठी थी। कुछ दिन बाद जब मैं माँ के घर के बाहर से गुजरती तो मैंने देखा उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं शर्म के मारे घर के अंदर दाखिल ना होती। देखा माँ और उनकी बहनें जिंदा लाशों की तरह घर में बैठी थीं। उन्हें देखकर मुझे रोना आया और मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी, मगर मैं सोच सकती थी अब मुझे आगे क्या करना है। थोड़ी दिन के बाद मेरे पापा को एक नोटिस मिला
जिसमें लिखा था कि वह मेरी माँ के दहेज का सारा सामान उनके पापा से लिया हुआ कर्जा उन्हें वापस कर दे और कोर्ट के तरफ से ऑर्डर था। ये नोटिस देखकर पापा और दादी के कानों से धुआं निकलने लगा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मम्मी इतनी चालाक भी हो सकती है, मगर फिर भी आदत से मजबूर होकर दोनों ने माँ को ही बातें सुनाने लगे थे। मगर जबकि कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए उन्हें मानना पड़ा था। मम्मी के दहेज का सारा सामान और कर्ज के सूरत में लिए गए पैसे, सब कुछ उन्होंने मम्मी को कोर्ट के जरिए वापस करना पड़ा। मैं खुश और तसल्ली में थी, मगर ये सब करने के लिए दादी को अपना मकान बेचकर किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा था। उसके बाद मैंने मम्मी और उनकी बहनों को राय दिया, जिसके बाद उन्होंने घर में ही एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया। उनकी बहनें और माँ बहुत मेहनती औरत थीं। वे लोगों के कपड़े सिलाई करने के साथ साथ सिखाते हुए अपना अच्छा गुजर बसर करने लगी थी। मगर आज तक मैंने अपनी दादी और अपने पापा को भनक भी नहीं लगने दी थी कि मैं ही मम्मी के साथ कोर्ट में जाकर उनका साथ दिया था और अपनी दादी और अपने पापा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। शायद इसी का सिला है कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो गई थी। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, मगर मेरी दादी और पापा को एक वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। उनके हालत बहुत ख़राब है और ये सब उनके साथ उनके अपने कर्मों की सज़ा है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।